नमस्कार। पर्यावरण दर्शन के इस अंक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि उस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। हवाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? वो कौन चित्रकार है? और वो कौन चित्रकार है जिसने पक्षियों का सृजन किया, जिसने सुंदर सुंदर पक्षियां बनाई जो हर साल हमारे समक्ष आती हैं, हम उन्हें निहारते हैं। कुछ यहाँ की स्थानीय पक्षी, कुछ माइग्रेटरी पक्षियाँ जो हैं विदेशों से यहाँ आती हैं, और कुछ ऐसी पक्षियाँ जो यात्री बनकर कुछ समय यहाँ पर ब्रेक जर्नी करके आगे निकलती हैं। और पक्षी निहार के नए आयाम पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं श्री संग्राम सिंह कटियार साहब, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और फील्ड डायरेक्टर हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व का। तो आपका बड़ा स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता श्रोत्रिय जी। आप एक पक्षी विशेषज्ञ हैं और काफ़ी सालों से आप इस जो है बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में आप एक्टिव हैं। तो एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। संग्राम सिंह जी, बर्ड वॉचिंग की हम बात करते हैं और वैसे भी राजस्थान के अंदर अलग अलग स्थानों पर खूब सारी पक्षियाँ आती है, वाइल्ड लाइफ भी खूब है, पानी भी खूब है, वन भी खूब है। तो बर्ड वॉचिंग से जो आम हमारे दर्शक इस बात को समझते हैं कि भाई पक्षियों को देखना, निहारना, कि क्या बर्ड वॉचिंग केवल पक्षी को निहारने की बात है या उसके आगे भी कुछ है? देखिए, राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत अच्छी है। और अगर हम एरिया की बात करते हैं तो राजस्थान में जैसे कि थार मरुस्थल है, इसके बाद प्लेन्स एरियाज़ हैं, जैसे अगर कोटा साइड में जाते हैं तो आपको चंबल नदी है, रिवराइन इकोसिस्टम है। हमारे जो प्लेन्स हैं वो हैं एरियाज़। तो जितनी प्रकार की जो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, संपदा है, यस जी, तो उसी आधार पे अगर हम देखते हैं तो बर्ड्स की भी वैसे ही यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है जी। तो एक जो हमारा लेखा जोखा है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में तकरीबन 400 से प्लस जो वैरायटीज़ हैं, मतलब बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं, वो पाई जाती हैं। और इनमें अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो करीब 1300 के आसपास, 1400 के बीच में बर्ड्स स्पीसीज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान में हमारे लगभग 30% से ऊपर जो टोटल इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसका 30% से ऊपर मौजूद है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर जी। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। श्वेता जी, बर्ड वॉचिंग में है जो है केवल जाके देखना, फोटो खींचना और चले आना, इसके बियॉन्ड क्या है? ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि 372 तरह के पक्षी जो अपने राजस्थान में पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट कर लिया है। तो चांदलाई में अगर आप जाएंगे तो चांदलाई जो कि जयपुर में है, चांदलाई एंड बरखेड़ा अगर मैं मिला दूं तो 319 तरह के पक्षी हम लोगों ने वहाँ पे डॉक्यूमेंट कर लिए हैं। तो ये मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा कि भरतपुर में जो हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जा रहे थे, एक इनक्लोज साइट है घना बर्ड सेंचुरी में जी, बट चंदलाई में ओपन एरिया है, ओपन ग्रासलैंड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, बट वहाँ पे भी आवक बहुत अच्छी है बर्ड्स की जी। और गांव वाले जो हैं उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है बर्ड्स का, उनको खिलाना पिलाना जितने दिन रहते हैं। एक परिवार है जिनके यहाँ 8 उल्लू हमेशा पाए जाते हैं। तो आने जाने वालों को वो कभी कभी परेशान करते हैं, बट जो घर वाले हैं उनके प्रोटेक्शन में पूरा लगे रहते हैं। तो बहुत तरीके से ये पक्षी एंजॉयबल, एक यस, बहुत एंजॉयबल रहता है। एंड गांव वाले जो हैं, जो हमारे किसान हैं, वो तो इन पक्षियों का स्वागत करते हैं क्योंकि इनके आते ही पेस्टिसाइड डालने की जरूरत कम हो जाती है। कीड़े अपने आप से ये है उससे खाद बन जाती है जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या, जैसे आप टीम बना के जाते हैं, आपने कहा चांदलाई है, आपने बारखेड़ा का नाम लिया, इसी प्रकार से स्मृति भवन है, मानसागर है जो जल महल का लेक है, आप नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, गलता जी भी है, ऐसे कई सारे जयपुर के इर्द गिर्द तो ढेर सारे जो है। इसके अलावा मुंडिया है, सजिया है जी, देन आपका उनियारा है, ऐसे बहुत सारी छुपी जगहें हैं।
लेसर नोन जिसे कहते हैं, लेसर नोन जगहें हैं, लेकिन वहाँ पे गांव वालों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि बर्ड्स वहाँ जाके खुश रहती हैं। इको फ्रेंडली सिस्टम है। हमारे यहाँ आते ही डरती है। जैसे जल महल पे जो बर्ड्स दिख रही है वो आपको बहुत फ्रेंडली मिलेगी, वही बर्ड अगर आप चंदलाई में देखोगे तो वो इतना इंटरैक्टिव नहीं मिलेंगी। जल महल पे खाना खिलाते हैं तो उनको हार्म नहीं हो रहा है जी, तो वो उनके बिहेवियर में चेंज आपको तुरंत से नोटिस होगा। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि बियॉन्ड निहार, पक्षी निहार के आगे क्या क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स तैयार करते हैं या उसके बारे में चर्चा करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और कंसर्न को भेजते हैं ताकि उनको एक फीडबैक रहे कि भाई पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण दर्शन का कार्यक्रम है जी, पर्यावरण में क्या बदलाव आ रहे हैं? जैसे मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान से आती हैं पक्षियां हमारे। खुर्जा पे बात करेंगे, किचन की जो बहुत ही सेलिब्रेटेड बर्ड है डिमॉयसल क्रेन, उस पर भी बात करेंगे। तो सर ये पूरी प्रक्रिया कैसी रहती है बर्ड वॉचिंग की? देखिए, अगर हम माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करते हैं तो भारत में जो बर्ड्स मुख्यतः आते हैं यूरेशियन जो एरियाज़ हैं वहाँ से आते हैं। लगभग 6 से 7 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके दूर से पक्षी आते हैं। और आप इसमें अगर देखेंगे तो एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन पक्षियों का जो नेविगेशन सिस्टम है वो इतना मजबूत है, फुल प्रूफ है। हाँ, इतना फुल प्रूफ है कि उनको पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पहुँचना है, और लगभग वो उन्हीं एरियाज़ में हर साल आते हैं। तो एक तो नेविगेशन सिस्टम जो है वो मतलब बर्ड्स का के मुकाबला कोई दूसरा एनिमल नहीं कर सकता। अच्छा। दूसरा, विगत कुछ वर्षों में जैसे हमने जो नोटिस किया है, जैसे कि अगर हम देखें साइबेरियन क्रेन की अगर बात करते हैं तो 2002 के बाद राजस्थान में उनका आगमन नहीं हुआ। जैसे घना पक्षी विहार में जो ये बर्ड्स हमेशा आया करती थी, अब वहाँ पे नहीं आ रही। उसका रीज़न है कि बीच के जो रास्ते थे, जो जिनका जो एक नेविगेशन जो पाथ था इनका, उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने उनका शिकार किया और उसकी वजह से ये उनका आना बंद हो गया। क्लाइमेटिक चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस ऐसे भी हैं जो हमें पता भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब उनकी बहुत, अगर आप डीप में स्टडी करेंगे, बहुत फर्दर स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी एक कारण इनका हो सकता है ना आने का। साथ ही साथ जो अभी पक्षी हमारे राजस्थान में आ रहे हैं, तो जैसे अगर हम देखें तो राजस्थान के लगभग वेस्टर्न राजस्थान से लेके और ईस्टर्न राजस्थान तक इन सारे पक्षियों का अगर हम डेटा निकालते हैं तो इसमें जैसे बार हेडेड गीज है जो बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा जो बाकी और पक्षी हैं, तो ये जो पक्षी आते हैं इनका बेसिकली अपने ठंड को अवॉइड करने के लिए, जो एक्सट्रीम कोल्ड होता है उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर चूंकि मॉडरेट टाइप का कोल्ड एनवायरनमेंट है, इसलिए वहाँ पर के हिसाब से जी बिल्कुल यहाँ पे आते हैं। तो ये जो एक पैटर्न है इनका माइग्रेशन का, वो बड़ा यूनिक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने आप में मतलब पूरे विश्व में इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो हमें बर्ड्स से ये सीखने का भी है कि कैसे भी हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहें। अब राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो इन एरियाज़ में अगर हम देखें तो जो बर्ड्स का जो माइग्रेशन होता है, तो ज़्यादातर जो एक्वेटिक हमारे जो एरियाज हैं वहाँ पर बर्ड्स आते हैं। लेकिन वेटलैंड्स हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, रामसर साइट्स हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बर्ड्स आते हैं तो इनका एक जो पैटर्न हमने देखा है वो ये है कि अगर पानी कम होता है तो ये फर्दर पानी की खोज करने के लिए आगे निकल जाती कि अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर फिश कम है, तादाद इसकी कम है, तो 1-2 दिन तक वहाँ तक घूमते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि हाँ मेरे लायक यहाँ पर एनवायरनमेंट है या नहीं, वातावरण है कि नहीं, अनुकूल है या नहीं है। तो ये बड़ी एक सीखने वाली बात है बर्ड से कि किस तरह अनुकूलन बनाए रखना है और अपने आप को कैसे जिंदा रखना है। क्या बात है, बहुत बहुत आपने अच्छी बात बताई। हाँ बताइए प्लीज श्वेता जी। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जब मैंने बर्ड स्टडी शुरू ही की थी इनिशियली, तो हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि जिस एरिया में जितनी ज़्यादा बर्ड्स आ रही है वो एरिया उतना ही ज़्यादा हेल्दी है, एनवायरनमेंट हेल्दी है। उसके पीछे रीज़न ये है, बहुत बड़ी बात बोली है आपने जी, कि जहाँ ज़्यादा पक्षी आएंगी वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत समृद्ध स्थान है। कम से कम आपके यहाँ पे 15 लोकल बर्ड्स अगर आ रही हैं एवरीडे दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब आपका एरिया हेल्दी है। उसके पीछे का मोटा रीज़न ये है, बर्ड्स के पास डॉक्टर्स नहीं होते हैं, है ना, उनको ज़रा सी भी तकलीफ होती है तो वो वहाँ की जो लोकल वेजिटेशन है उनको खा के अपने आप को ठीक करना जानती है, रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, सब तैयार करती हैं जी। तो वो उस अगर लोकल वेजिटेशन नहीं है तो वो चिड़िया नहीं आ रही है, तो आपके पास सीधा सीधा एक मापदंड है, 15 से ज़्यादा चिड़िया आ रही है, आप इस एरिया में रहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट है। क्या बात है, आपने बहुत बहुत एक
इम्पोर्टेंट बात बताई। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पक्षियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मतलब वो कैटेगराइजेशन नहीं कि छोटी मोटी रंगीली ब्लैक एंड वाइट, नहीं, किस किस तरह की पक्षियाँ होती हैं, मोटा मोटा, और उनका प्राइम अट्रैक्शन किसी स्थान पे जाने के लिए क्या होता है? ओके, ग्रेट। दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर देती हूँ। एक तो हो गई हमारे जो वाटर बॉडी के आसपास रहने वाली हो गई, एक हो गई हमारी एक रेसिडेंट, यूं नहीं, एक वाटर बॉडी के आसपास जो रहती है, एंड एक सिर्फ ग्रीनरी, फॉरेस्ट या पेड़ मिल जाए उसके ऊपर रह जाती है। क्योंकि वाटर बॉडी के पास जो मेजर आ रही है वो माइग्रेटरी आ रही है ना, वहाँ पे रेजिडेंट बर्ड्स कम मिलेंगी, वहाँ पे माइग्रेटरी ज़्यादा आती है। और कुछ एक रेजिडेंट बर्ड्स होती है, जैसे स्पॉट बिल्ड डक हो गई या नॉब बिल्ड हो गई, जो हमारे यहाँ लोकली हो गई अभी, तो वो वहाँ पे रहती मिलेगी। 4 पेलिकन्स है जो आपको जल महल पे मिलेगी। अब वो किसी कारण छूट गई तो वो अब रेजिडेंट जाएगी वहाँ पे, वो रेजिडेंट की तरह रह रही है। रेडी शेल डक है, और कई ऐसी पक्षियां हैं जो ब्राह्मणी डक जिसको कहते हैं, वो भी रेसिडेंट हो गई है। सारा स्क्रेन भी रेसिडेंट नहीं, वो तो आएंगे माइग्रेशन में। नहीं, रेसिडेंट भी है। कोटा इलाके में, हाड़ौती के इलाके में रेडी शेल डक जिसे हम सुरखाब कहते हैं ना, सुरखाब की फ्लाइट, वो रेसिडेंट हो चुकी है ना। तो जैसे वहाँ पे उत्पुरिया में पेंटेड स्टॉर्क है, वो रेसिडेंट हो गई। बिल्कुल, पेंटेड स्टॉर्क पूरी तरह से रेसिडेंट। बहुत बहुत आपने अच्छी बात बताई। तो ये जो पक्षियां हैं सर, राजस्थान में तो आपने बताया जैसे 3 नेशनल पार्क्स हैं, इतनी सारी सेंचुरीज हैं, और बहुत अच्छा एक वातावरण है वन की दृष्टि से, जो कि ना केवल पक्षियों को बल्कि वाइल्ड लाइफ को भी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो इस साल जो कहानी रही, एक तो थोड़ा हम जानना चाहते हैं सर, ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, और इनका कब तो इनकी शुरुआत होती है चलने की, कब इनका जो है, जिनको हम लोग विंग्ड सॉन्गस्टर्स भी कई बार कहते हैं, फ्लाइंग विजिटर्स भी कहते हैं, अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं। तो ये कब तो आते हैं सर, कब जाते हैं, और इनका जो टाइम टेबल है सर, आइटनरी है, वो किस प्रकार से रहती है और किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है? देखिए, इसमें जो हमारे बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि ये जनरली नवंबर के महीने से आना शुरू करते हैं, और फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक ये इनका जाने का समय आ जाता है। और यही एक समय ऐसा है जो टेम्परेचर के लिहाज से राजस्थान के लिए, उनके लिए अनुकूल है। हमारे लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं होता कि वो सर्दी होती है, तेज़ होती है, बट उनके लिए जो कि जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं, उनको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसमें जो दूसरा फैक्टर है, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, कि पानी का फैक्टर, पानी कितना है, हेल्दी कितना एनवायरनमेंट है, उसमें फ़िश का क्वांटिटी कितना है। आज के जो समय आ रहा है जिसकी वजह से बर्ड्स का उन वाटर बॉडीज़ में नहीं आना अपने आप में जो एक बड़ा कारण है, वो ये है कि हो सकता है उन वाटर बॉडीज़ में बहुत सारा गार्बेज हो सकता है कि उनमें हमने बहुत सारा गंदगी कर रखा हो, जिसकी वजह से उसका एक्वाटिक इकोसिस्टम अर्बन बेस्ड, बिल्कुल, जिससे ख़राब हो गया हो। कभी कभार जो लोकल हमारी जो बॉडीज़ हैं, नगर पालिका है, उनको अननोइंगली वो लोग कभी वहाँ पर कचरा डंप कर देते हैं, या जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ से भी पॉलीथीन और इस तरह की जो चीज़ें पहुँच जाती हैं, तो वो फिर अनुकूल वातावरण नहीं रहता है। तो हमारा तो यही कहना होता है गांव वालों, जब भी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कि ये बर्ड्स आपके साथ 3-4 महीने के लिए आते हैं, और इवन जो लोकल जो बर्ड्स हैं, अगर आप इनको सही इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो ये यहाँ इस इन्वायरमेंट में नहीं रह पाएंगे, और ये कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। और राजस्थान अपने आप में टूरिज्म की दृष्टि से भी अगर इस सीजन में देखें, क्योंकि राजस्थान में जो टूरिज्म का जो बेस्ट सीजन है वो यही है, नवंबर से लेकर फरवरी तक। और अगर बर्ड्स राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं, ये एडेड अट्रैक्शन, तो ये एक एडेड अट्रैक्शन होता है टूरिस्ट के लिए भी। आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। श्वेता जी, राजस्थान में जो परंपरा है आवभगत की, मनुहार की, बहुत गहन है ना, और इसी के कारण से जो है पर्यटन खूब पनपता है। लोग बड़ा आदर सत्कार करते हैं, जो अतिथि देवो भव करके। और ये भी जो पंखों के साथ जो अतिथि आते हैं हमारे पास या आसपास रहते हैं, उनका भी बड़ा आदर सत्कार होता है। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग संस्कृति है ना, जो कि बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही अच्छी है, और बहुत मतलब आदर सत्कार करती है, उसके साथ साथ जैसे उदाहरण खींचन का है, जहाँ पर कुरजा के नाम पर लोकगीत में सुन रहा था आज, और कुरजा के नाम पे वो 2 वहाँ पे लोग, सोसाइटीज़ के लोग हैं, उन्होंने एक क्या माहौल क्रिएट किया है, और किस तरह से डिमॉइसल क्रेन है ना, वो हज़ारों की संख्या में वहाँ पे, खूब सारे हज़ार वहाँ पे आते हैं, और
खींचन फेस्टिवल होता है, तो थोड़ा मैं खींचन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। खासकर ये जो लाइन कही जाती है कि कुरजारे मारो भंवर मिला दियो जे, संदेशों मारो पिया ने पोगा दियो जी। तो ये इस प्रकार की लोगों की फीलिंग है, और उसमें मूल अवधारणा ये है कि ये जो पक्षी आती है ये हमारे लिए गुड फेट लाती है। ये जो पक्षी का आगमन है हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस विचार के बाद तो वो इतने अच्छे मित्र हो जाते हैं कि वहाँ चुका घर बना दिया, वहाँ पर लोकगीत जो है वो गाने गाए जाने लगे, मतलब इंटरमिंगल हो गए दोनों एक आपस में। तो उस पर थोड़ा बताइए जी। मैं ये बताना चाहूँगी कि कुर्जा जो है उससे भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़्यादा है लोगों का, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पिछली पीढ़ियाँ बीती हैं उन्होंने उनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। जितने भी क्रेन्स हैं, सारस क्रेन, डेमोजाइल क्रेन, ये सब अपनी फिडेलिटी के लिए जानी जाती है। अच्छा, मतलब मोनोगैमस होती है, एक ही पार्टनर के साथ रहती है। ओके, है ना? तो गहन बात है, गहन बात है जी। तो कुर्जा का अगर पार्टनर उसको कुछ हो जाता है या कहीं छूट जाता है तो वो अपने ग्रुप से अलग होके कई दिनों तक वो उसके दुख में एक्सट्रीमली लॉयल है बर्ड जी, वो अलग से दुखी होके अलग घूमती है, ग्रुप से अलग रहती है। तो उससे और हम अपना जो दुख है वो उसी को कहते हैं जो दुख समझता है। इसीलिए ये जो लोकगीत बने हैं कि कुर्जा के ऊपर बने कि मेरा संदेशा तुम वहां तक पहुंचा दो, संदेशवाहक मानते हैं उसको जी, क्योंकि उन्हें पता है कि उसको वो दर्द पता है और वो लॉयल है, वो संदेश पहुंचाएगा, किस पेन इधर उधर स्पैम नहीं करेगा। जी जी, जी, बहुत बढ़िया बात बोली आपने जी। एक बहुत बड़ा लगाव है, तो वो मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन स्किल पुराने ज़माने में इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की। और क्योंकि फलोदी के पास में गांव है जी, और बहुत ही पॉपुलर हो गया है, लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ, मतलब महीनों वहाँ पे कैंप करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, उनकी पूरी वीडियो बनाते हैं। तो किचन से जो है हम लोगों को लेसन लेने की भी ज़रूरत है। संग्राम सिंह जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब भागा दौड़, टेंशन, स्ट्रेस, सवेरे से लेकर शाम तक एक, उसमें आदमी प्रकृति ढूंढता है और नेचर की तरफ जाना चाहता है ना, लॉन्स में वॉक करना चाहता है, जंगल्स में जाना चाहता है डी स्ट्रेस होने के लिए। तो पक्षी जो है, पक्षी निहार जो है, किस तरह से हमारे एक साधारण मानव को, जो कि कई बार तनावग्रस्त रहता है, उसको रिलैक्स करती है, और किस तरह से उसकी जो विजुअल इम्पैक्ट है, कलर्स की, उनके चहचहाने की, उनके कलरव की, उनके बहुत सारे उनकी जो क्रियाकलापों की, उससे मानव कैसे प्रफुल्लित होता है, कैसे आनंदित होता है, और कैसे उसका स्ट्रेस खत्म होता है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अभी रिसेंटली, मतलब अभी जब कोविड का एक जो हमारा दौर 2021 में ख़त्म हुआ, उसके बाद से जो एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि लोगों ने प्रकृति की तरफ वापस जाना शुरू किया है, रुझान हुआ है लोगों का। और अगर मैं टाइगर रिजर्व्स की बात करूं, राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स की बात करूं, तो अचानक से उन टाइगर रिजर्व्स में जहां पर लोग कम आते थे वहां पर भी लोग जाना शुरू कर दिया लोगों ने। इवन अब जगह नहीं मिलती, मतलब मैं ये कह सकता हूं। और देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि जो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जिसमें लोगों के पास वक्त नहीं है, तो जैसे ही लोगों के पास समय मिलता है, सैटरडे संडेज में, कभी तो वीकेंड्स में जैसे भी आते हैं, तो लोग तुरंत भागते हैं प्रकृति की तरफ। और अभी जो ट्रेंड चल पड़ा है कि नहीं, हमें अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को अच्छा रखना है, तो प्रकृति के पास जाना पड़ेगा, ऊर्जावान होने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति में वो ताकत है, वो एनर्जी है जो हमें पूरी तरीके से रिचार्ज करती है, रिजुविनेट करती है। हाँ। तो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से लोगों ने प्रकृति की तरफ जाना शुरू किया। मेरा यहाँ पर एक और जो सबमिशन है वो ये है कि अगर राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में 24 के आसपास जो है IBA है, मतलब इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज हैं। तो इन इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज में अपने घर के आसपास जहाँ पर भी आपको लगता है नज़दीक है, आप बहुत दूर नहीं जा सकते, आप जाइए वहाँ पर जो है बर्ड्स को निहारिए, प्रकृति का दर्शन कीजिए। इवन कोई भी वाटर बॉडी होगी वहाँ पर आपको 20-25 प्रकार की चिड़ियाँ बहुत आराम से मिल जाएंगी। बस आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी आपको जाना पड़ेगा उसके लिए, और आप आलस त्यागना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति के बीच में जाना है तो आपको सुबह और शाम का वक्त ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बर्ड्स की जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो तो या तो मॉर्निंग में होती है या तो इवनिंग में होती है, और मॉर्निंग में ज़्यादा ही होती है इनफैक्ट।
तो एक तो ये है कि लोगों को रिचार्ज होने के लिए प्रकृति के पास जाना है। और बर्ड्स की जब आप जंगल में चहचहाहट सुनते हैं, जब उनकी आवाज़ सुनते हैं, जब उनके नज़दीक जाते हैं, तो बर्ड्स को भी एक फील आने लगता है। जैसे अभी मैडम ने कहा कि दोस्ती जैसी हो जाती है। तो आपकी प्रकृति के साथ दोस्ती, बर्ड्स की आपके साथ दोस्ती, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संकेत है। हाँ, तो ये मानव के लिए भी, पक्षी के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी। क्या बात है। और जितना ज्यादा लोग इन एरियाज में जाएंगे उतना ज्यादा लोगों को समझ भी आएगी, जानकारी बढ़ेगी। जब मैं फॉरेस्ट सर्विस में नहीं था तो मुझे उतना जानकारी भी नहीं थी और मुझे ज्यादा इन सब चीजों से लगाव भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने सर्विस में एंटर किया उसके बाद से जो मेरा लगाव है, और लगातार मैं वाइल्ड लाइफ एरियाज में नौकरी मैंने की है, तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे जब मैंने सरिस्का ज्वाइन किया था तो उस समय ये था कि जो सिलीसेड लेक है, हाँ। तो सिलीसेड लेक में काफ़ी पक्षी आते हैं जी। तो जो बैक वाटर है उसमें काफ़ी पक्षी आते हैं जी। तो इसके लिए हमने प्रयास ये किए कि इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको डेवलप कराया जाए। अच्छा। या जो रामसर साइट जिसे है, तो अभी रामसर साइट का उसको दर्जा प्राप्त हो गया है जी। बहुत बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी खबर है जी। और उसी को मनाने के लिए, उसी रामसर साइट का जब उसका डिक्लेरेशन हो गया तो उसको मनाने के लिए हमने इस साल फरवरी के महीने में वहाँ पे एक बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी किया। बहुत सुंदर सर। तो आसपास के लोगों को अपने आप समझ में आ गया कि बर्ड्स को बचाना क्यों उनका क्या महत्व है और वो कितने अच्छे हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग बच्चों के साथ, इतने सारे बच्चों को लेके यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो उनको भी लोगों को समझ में आया। तो 20-25 गाँव के आसपास के लोग भी वहाँ हमारे साथ जुटे। तो एक इस तरह से जब ये आयोजन होते हैं, जब इस तरह से हेल्दी आयोजन मैं तो कहूँगा जब होते हैं, तब लोगों को भी समझ बढ़ती है और लोगों को प्रकृति के साथ जुड़ाव बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे तो ये जो पक्षी हैं और जो प्रकृति है वो लंबे समय तक और पक्षियों की ब्लेसिंग हमें मिलती रहेगी। बिल्कुल। जयपुर के आपने बोला कि IBA की बात करी सर ने, तो जयपुर के आसपास आप देखते हैं जैसे हमारे झालाना का बहुत बढ़िया एक फॉरेस्ट एरिया है, शानदार वाला, और वहाँ पे केवल लेपर्ड नहीं है। मैं बताऊँ, मैं कई बार वहाँ पे जा चुका हूँ, वहाँ पे एक से एक पक्षी देखी मैंने, और माइग्रेटरी सीजन में ब्यूटीफुल बर्ड्स है ना। इसी तरह से आपने चांदलाई की बात करी, इसी तरह से मानसागर है, इसी तरह से नाहरगढ़ है, इसी तरह से गलता जी है, इसी तरह से स्मृतिवन है ना। तो थोड़ा समय निकालें हमारे दर्शकगण, जाएं, देखें, निहारें, कोशिश करें, कुछ फोटो लेने की कोशिश करें, ये जानने की इस पक्षी का नाम क्या है, ये रेसिडेंट हैं या माइग्रेटरी हैं या पैसेज माइग्रेटरी हैं, इनके क्रियाकलापों को देखें और आनंदित हो। अच्छा, एक बर्ड वॉचर के रूप में श्वेता जी, क्या क्या साजो सामान आप साथ में कैरी करती हैं जब कभी भी आप साइट पे जाती हैं? नेचुरली कैमरा और बाइनोक्यूलर्स तो रहते ही होंगे, और क्या क्या चीज़ें रहती हैं? और फिर जब आपका पूरा जो कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो उसके पश्चात पोस्ट विजिट आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हैं ताकि वो भ्रमण, वो जानकारी फलदायक हो, किसी नतीजे पे पहुंचे? जी। एक चीज़ मैं पहले पुरानी जोड़ देती हूँ। जब भी हम पक्षियों के बीच जाते हैं या किसी भी जंगल से गुजरते हैं, तो जो आपको आवाज़ सुनाई देती है पक्षी के कलरव की, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे तो आती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये हमारे ह्यूमन बॉडी के स्वीट स्पॉट्स को हिट करती है, इसीलिए आप तुरंत से रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये एक और साइंस है कि अगर आप कभी भी डिप्रेस फील करते हैं या बहुत लो फील करते हैं, आप किसी भी पक्षी की आवाज़ चला के 15 मिनट सुन लीजिए, तुरंत से रिचार्ज हो जाएंगे। दूसरा, अब मैं अपने सवाल का बर्ड वॉचिंग पे बताएं थोड़ा। जी, कैमरा और पानी, इसके अलावा हम कुछ नहीं लेके जाते, चाहे पूरा दिन बीत जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बर्ड्स को जब पिक्चर कर रहे होते हैं तो उसी स्पॉट पे हम लोग 8-8 घंटे भी बिताते हैं, कभी क्रॉल करके जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, सब कुछ होगा, बट ऐसा है कि उस समय और कुछ नहीं चाहिए, बस चिड़िया दिख रही है, उसकी एक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, घर आते ही हम लोग अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, पिक्चर्स ट्रांसफर करते हैं, ई-बर्ड जैसे डिस्कस करते हैं कॉन्फ्रेंस में, बुक्स जारी करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, इस तरह की चीजें। चंदन जी, आपने भी एक बूंदी पे ये किताब है जो जिला प्रशासन ने बूंदी में जो है निकाली थी। आरती डोगरा जी कलेक्टर थी उस वक्त। सब लोग बूंदी को हेरिटेज डेस्टिनेशन के रूप में जानते थे, और पीछे देखिए चित्रशाला की फोटो भी है हाथ में पक्षी लेकर, तो हमने हेरिटेज से भी लिंक किया है। और उसके बाद ये जो है किताब काफ़ी पॉपुलर हुई है और लोगों ने जाना कि भाई देखो, बूंदी के जैसी जगह में भी मतलब जो घना बर्ड सेंचुरी है उसके कम से कम 60-70%
पक्षियाँ सीज़न में आती हैं। तो एक बहुत अच्छी किताब निकली जिससे कि बूंदी का एक और डेस्टिनेशन के रूप में प्रचार हुआ, है ना। तो संग्राम सिंह जी, इच्छा तो हो रही खूब सारी बातें आपसे करें, लेकिन समय का अभाव है। आप चलते चलते हमारे जो दर्शकगण हैं उनको पक्षियों के लिए, पक्षी निहार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो दर्शकगण हैं, मैं तो ये बस कहूँगा कि अपने घर के आसपास एक ऐसा माहौल बनाइए जहाँ पर पक्षी आएँ और उन पक्षियों के लिए हम, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे, क्योंकि हमने जो हमारे जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ थे, जो नेचुरल हमारे जो वेटलैंड्स थे, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुए हैं। तो बर्ड्स को जब कभी ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो कभी घर में आप एक परिंदा पानी के लिए परिंदा लगाने की बात, परिंदा लगा दें जिससे बर्ड्स पानी वहाँ पे पी सकें। कुछ अगर दाना डाल सकते हैं तो उनको दाना भी डालें। और अपने घर के आसपास जो भी लोग हैं, मतलब उनको एजुकेट भी करें। जैसे आपके पास कुछ ज्ञान है तो आप उस ज्ञान को शेयर करें, ताकि लोग उसके बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो लोगों का। और जितना हो सके तो अपने घर के आसपास की वाटर बॉडीज को साफ करने के लिए कुछ श्रमदान की एक्टिविटी करें, भरपूर रखने की कोशिश करें। तो जिससे क्या है कि बर्ड्स के लिए और पेड़ पौधे हम लगाएं, जिससे, और उन पेड़ पौधों को लगाएं। एक बात जो हम आप बात करना ही भूल गए, वो ये थी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा, कि कौन सी बर्ड किस पेड़ के ऊपर रहती है और उसका जो हैबिटेट है, उसका फूड क्या है, उनको आइडेंटिफाई जब आप कुछ समय तक करते रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बर्ड्स इस पर्टिकुलर पेड़ों को लगाएं और वैसा हैबिटेट डेवलप करें। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई संग्राम सिंह जी। श्वेता जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने घरों के बाहर लोकल पेड़ लगाएं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, आप नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। बर्ड्स आ रही है, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि सब कुछ यहाँ पे एरिया में ठीक होता जा रहा है। दूसरी चीज़, पानी आप ज़रूर रखें, दाना आप ज़रूर रखें। कबूतर से थोड़ा बचाएं दाने को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कबूतर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, की बात आती है और कुछ बीमारी फैलाने की भी बात आती है। जी। तो और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे, क्योंकि वो बड़े क्यूरियस होते हैं पक्षियों के लिए, उनके लिए क्या संदेश है आपका? बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे चिड़िया को उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं, हैबिटेट से पहचान सकते हैं, कलर से। जैसे हम लोगों ने उनके नाम रखे हैं, तो जैसे ही आप 2 चिड़िया के नाम खोजोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम क्यों रखा है। अगली चिड़िया का नाम आप अपने आप से बोल पाओगे। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मन तो कर रहा है कि और बातें करें, लेकिन समय का अभाव है। आप लोग स्टूडियो पे आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें, संग्राम सिंह जी और श्वेता श्रोत्रिय जी, आपका बहुत बहुत आभार। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना ही ने रोके। ये सुंदर पक्षियाँ हर साल बड़ी उम्मीद के साथ आती हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, घरों में, हमारे ज़िलों में, हमारे आसपास। और इनका कलरव, इनका चहचहाना हमारे जीवन में नया आयाम जोड़ता है। और यही पक्षियाँ नवंबर, जैसे सर ने बताया, अक्टूबर नवंबर से आके मार्च एंड तक ये निकल जाती हैं वापस अपने देश में। कुछ रुक जाती हैं, कुछ चली जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगले वर्ष फिर वो दल बल के साथ यहाँ पे आएंगी, चहचहाएंगी, आपको हमको आह्लादित करेंगी, खुश करेंगी। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका स्वागत करें। वो अतिथि हैं, अतिथि देवो भव है, और उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करें, ताकि आपकी स्मृतियों में वो रहें और उनकी स्मृतियों में आप रहें। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।